अस्सलाम वालेकुम। जैसे आपने हमें जो है वो आप अपना सिलेबस हमें जो है वो सेंड किया है, उस हवाले से हमने जो प्लान किया और हमने देखा इस्लामिक स्टडीज़ की तैयारी तो हमने आपको कल की लाइव की क्लास में कंप्लीट करा दी थी कि जो जो आपका सिलेबस था सही उस हवाले से जितनी भी चीज़ें थी, बाकी जो टीचर ने आपको डिटेल दी उन सब चीज़ों को आप पढ़ कर जाइएगा ताकि आपके मार्क्स अच्छे आएँ। इसके बाद शेड्यूल के हवाले से आई थिंक सो मेरे पास शायद आई एम नॉट श्योर बट शायद एसएसटी का पेपर या कंप्यूटर का पेपर आपका शायद आ रहा है दूसरे नंबर पर। तो अभी मेरे पास टाइम टेबल इस वक्त मौजूद नहीं है आपका जो आपने मुझे लिखवाया था। तो कंप्यूटर के हवाले से तो वो कमांड है, वो हम आपसे लाइव सेशन में डिस्कस करेंगे। वो आपसे फंक्शन कमांड्स के फंक्शन आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो ये आप तैयार होके रहिएगा। तो कल इंशाल्लाह ताला मेरा जब लाइव होगा तो कल इंशाल्लाह मैं आपसे कंप्यूटर की तैयारी के हवाले से बातचीत करूँगी। आज बेसिकली जो मैंने लेक्चर तैयार किया है वो है एसएसटी के हवाले से। तो एसएसटी के अंदर जो टॉपिक हमने देखे, जो आपके टीचर ने आपको, पहली बात तो ये आप ये समझ लें कि आपके पेपर का पैटर्न क्या होगा। तो जो आपकी स्कूल की इंस्ट्रक्शन आई है उसके हवाले से आपका जो पेपर बनेगा वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और एमसीक्यूज़ पर मबनी होगा। तो इससे ज़ाहिर है आपको उस टॉपिक और उस कॉन्सेप्ट के बारे में मेजॉरिटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि उसका लिंक किस तरीके से। तो एक्चुअली आज हमने जो ये आपके लिए लेक्चर तैयार किया उसमें हमने जो ख़ास बहुत ज़्यादा ख़ास टॉपिक है ना, जिसके लिए मज़ीद आपको जो है वो एक्नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है, उसको हमने तरतीब दी है। तो जो चैप्टर है वो इंडिविजुअल एंड सोसाइटीज़ के हवाले से, इसके अंदर आज मैंने 2 से 3 टॉपिक लिए हैं आज की वीडियो के अंदर, क्योंकि इतना बड़ा हम नहीं कर सकते। दूसरी बात है कुछ टॉपिक ऐसे थे जो मैंने देखा कि जब मैं लाइव आपको लूँगी तो मैं इसको वहीं पर ही क्लियर कर दूँगी। इसमें पहला टॉपिक था हाउ डज़ द एक्सप्लोरेशन अफेक्ट द ग्लोबल इंट्रैक्शन। देखिए ग्लोबल इंट्रैक्शन बोले या वर्ल्ड बोले बात एक ही है। अब इसमें आपको क्या क्या पता होना चाहिए। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ग्लोबली या वर्ल्ड के अंदर जो एक्सप्लोरेशन हुई है, चेंजेस जिसे हम कहते हैं, ये किस तरह से हुई कि जब यूरोपियन कंट्रीज़ ने बहुत सारी ब्रॉड लैंड ली और उसको अपने कंट्रोल में रखा तो दुनिया के अंदर ना नई क्रॉप्स इंट्रोड्यूस हुई, फिर एक लैंड के अंदर फिर दूसरी लैंड के अंदर, ये एक्सप्लोरेशन हुई थी। ये स्टार्ट हुई थी यूरोप से। फिर इसके बाद इन्होंने बोला भाई इसके इम्पैक्ट क्या है। तो जब एक्सप्लोरेशन हुई ना, जब ये आप लोगों ने देखा भाई इसके तो बड़े फ़ायदे हो रहे हैं, हम मुख्तलिफ़ चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं, तो इन्होंने बोला ये जो ग्लोबली इंट्रैक्शन हुआ या वर्ल्ड के अंदर जो एक्सप्लोर हुआ इसका जो इम्पैक्ट आया, असर आया, वो क्या आया कि लोगों को मोर गुड्स मिली, रॉ मटेरियल अच्छा मिला। रॉ मटेरियल कहते हैं खाम चीज़। जैसे सपोज दैट अगर मैं आपसे कहती हूँ कि आजकल हम लोग शुगर यूज़ करते हैं, ठीक है, आटा यूज़ करते हैं, तो एक्चुअली इसका रॉ मटेरियल क्या होता है, आटे का वीट होता है और शुगर का शुगर केन। जब तक शुगर केन अच्छा नहीं होगा, कल्टीवेट अच्छा नहीं होगा, तो आप शुगर को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। इसी तरह बहुत प्रीशियस मेटल जो थी वो यूरोप के अंदर दाखिल हो गई थी, एंटर्ड हुई थी, नए ट्रेड सेंटर, न्यू ट्रेड सेंटर डेवलप हुए थे। इसी तरीके से जो मेन और चीज़ मैंने इसमें देखी कि हाँ भाई ये भी आपसे पूछा जा सकता है शॉर्ट में कि आप ये बताएं कि ये जो एक्सप्लोरेशन हुई थी यूरोप के अंदर, जिसे हम ग्लोबली इंट्रैक्शन के नाम से याद कर रहे हैं, इसके फ़ायदे भी थे और इसके नुकसान भी थे, इसके प्रॉस भी थे, इसके कॉन्स भी थे, ठीक है ना। अगर नेगेटिव इफेक्ट के बारे में देखें ना तो कल्चर ना बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था। बहुत सारी बीमारियां, डिजीज़ स्प्रेड हो गई थी, लाइक जैसे स्मॉल पॉक्स से, ब्लैक स्पॉट्स के, मतलब ये कुछ नुकसानात इसके सामने आए थे। लेकिन अगर हम पॉजिटिव एक्सपेक्ट्स के बारे में बात करें या इसके जो कहते हैं ना हम लोग, हमें फ़ायदा क्या हुआ, ये जो एक्सप्लोरेशन दुनिया में हुई इससे हमें फ़ायदा क्या हुआ, तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा देखिए कि नॉलेज पावर बढ़ी यूरोप में रहने वाले लोगों का, न्यू अलाइंसेस हमारे पास आ गई, न्यू लैंड हमारे सामने आई, ट्रेड रूट्स हमारे सामने आए, यानी दुनिया जो है वो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ की तरफ फिर मोटिवेट होना शुरू हो गई। तो जब साथ ही साथ आपके टीचर ने आपको इसके हवाले से और जो कुछ भी बताया है वो भी चीज़ें आप अपने जहन में रखेंगे, ठीक है ना, कि एक्सप्लोरेशन के इफ़ेक्ट एक्चुअली किस किस तरीके से है। तो ये जो मेन चीज़ें थी ये मैंने आपको बता दी। फिर इसी के अंदर इन्होंने एक और पार्ट दिया है कि वाई डू द पीपल एक्सप्लोर, लोग एक्सप्लोर क्यों करते। इट मीन्स दैट वी हैव अ रीजंस, आपको रीजंस पता होना चाहिए। वाई का वर्ड जहाँ कहीं भी आ जाए ना आप समझ जाइएगा वो आपसे रीजंस पूछ रहा है। तो रीज़न क्या था, जो एक्सप्लोरेशन होता है ना वो क्या करता है, आपको न्यू आइडियाज़ देता है, आपके सेंसेस को डेवलप करता है। एनीथिंग इस, हर चीज़ मुमकिन हो सकती है, वो चीज़ जो आप समझते हो कि भाई ये इम्पॉसिबल है, बट अगर आप उस पर नॉलेज, अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करें, उसके ऊपर वर्क करें, ठीक है ना, टेक्नोलॉजी यूज़ करें, तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। आज हम कहते हैं ना कि दुनिया देखें
चांद पे जाने की बातें कर रही है। इट मीन्स दैट कि ग्लोबली एक्सप्लोरेशन हो रही है वर्ल्ड के अंदर। फिर यहाँ देखिए वो कह रहे हैं एक्सप्लोरेशन लीड करती है नॉलेज को, अंडरस्टैंडिंग द पीपल हैव ऑलवेज ट्राइड, ठीक है ना, हमेशा हर शख्स ये चाहता है कि वो नॉलेज हासिल करे, अंडरस्टैंडिंग करे, उसको समझे भी। इसी वजह से लोग हमेशा दुनिया के उन हिस्सों, कुछ हिस्सों को छोड़कर दूसरे हिस्सों की तरफ जाते हैं ताकि वो अपनी फ्यूचर जनरेशन को बेहतर से बेहतर चीज़ें और बेहतर से बेहतर मौक़े दे सके। जैसे सपोज़ आप ही देख लीजिए कि आपने पाकिस्तान को लेफ़्ट किया, ठीक है ना, इसका मकसद क्या था कि ज़ाहिर है आप अपनी फ्यूचर को बेहतर से बेहतर करना चाहते हैं। यानी आपके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने यही सोचा कि भाई जो हमारी जनरेशन है, ये जो फ्यूचर है इनका बहुत बिल्डअप होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। दैट शुड बी मूव फ्रॉम पाकिस्तान टू दिस टाइप ऑफ ए लैंड। आप उस जगह पर मौजूद हैं। तो ये जो माइग्रेशन होती है ना, ये जो होता है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, लाजमी सी बात वो पहले एक्सप्लोर करते हैं, इस चीज़ के बारे में एक्सप्लोर कर रहे होते हैं कि भाई अगर हमें यहाँ से वहाँ जाना है तो इसका, अब देखिए घूमने फिरने का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो अलग होता है, लेकिन किसी जगह पर रिहाइश कर लेना, वहाँ पर अपना सोर्स ऑफ इनकम बनाना या एजुकेशन के पर्पज़ से जाना, तो वहाँ पर पहले आप उस चीज़ को एक्सप्लोर कर रहे थे कि भाई ये टाइप ऑफ लैंड हमें क्या दे सकता है, इससे हम क्या हासिल कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास बड़े फेमस ट्रैवलर है, एक्सप्लोरर है मार्को पोलो। मार्को पोलो के बारे में इन्होंने पेज नंबर 85 टू 86 पे आपके पास गिवन है। उन्हीं के कुछ पॉइंट्स हमने भी निकाले ताकि आप ये, क्योंकि इसमें से एमसीक्यूज बहुत पूछे जा सकते हैं और शॉर्ट भी पूछा जा सकता है, तो लिहाजा इनके ये जो मैंने डिटेल दी है इसका मैं आपको इमेज भी शेयर कर दूंगी, तो ये आपने अपने पास नोट करना है अच्छे तरीके से। टीचर ने आपके लिए इतने सारे क्लूज और पॉइंट निकाले तो फिर आपके पास भी तमाम तरह चीज़ें उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ताकि किसी भी किस्म का एमसीक्यूज आता है, शॉर्ट क्वेश्चन आता है, यू मस्ट बी एबल टू गिव द राइट आंसर। पहली बात तो ये एक वेनिटियन मर्चेंट्स थे। मर्चेंट कहते हैं व्यापारी को, सौदागरान को, दुकानदार जिसे हम आम लफ्ज़ों में कहते हैं। ये एक्सप्लोरर थे, ठीक है ना, और इन्होंने ट्रैवल किया था थ्रू द एशिया अलोंग द सिल्क रोड। ये सिल्क रोड जो है ना, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसकी हिस्ट्री बहुत अलग है, इसे आप सिल्क रूट भी कहा जाता है। बिटवीन 1271 टू 1295 ये पैदा हुए थे 15 सितंबर 1234 के अंदर इटली में। इटली की जगह है वेनिस, वहाँ पर इनका जो है वो पैदाइश हुई थी, उस जगह के ये रहने वाले थे। नेशनलिटी इनकी ज़ाहिर है वेनिस के थे तो वेनिटियन कहलाते हैं। बुक जो थी इनकी वो थी ट्रैवलर द ट्रैवल ऑफ मार्को पोलो, जो डिस्क्राइब करती है वो जर्नी को और एक्सपीरियंस बताती है एशिया का। यानी एक्चुअली ये जो है ना, ये सफ़र करते थे, इन्होंने बड़ी बड़ी ट्रैवलिंग की है, सही। तो इस वजह से आजकल हम देखें, अगर हम यूट्यूब के हवाले से देखते हैं, सोशल मीडिया के हवाले से देखते हैं, आजकल हमारे पास बड़े बड़े व्लॉगर्स मौजूद हैं। ये व्लॉगर्स क्या होते हैं, ट्रैवलर व्लॉगर्स भी होते हैं। ट्रैवलर व्लॉगर्स का मतलब क्या होता है, ये खुद से एक्सप्लोर करते मुख्तलिफ जगहों को, वो भी एक्सप्लोरर है। ये तो हमारे कदीम जो हिस्ट्री है ना उसके बड़े फेमस एक्सप्लोरर है, लेकिन नाउ डेज अगर आज हम देखें तो आज भी एक्सप्लोरेशन का अमल जो है वो बाकी है कि बहुत सारे ट्रैवलर ऐसे हो जैसे हम और आप हैं, अक्सर हमें किसी जगह के बारे में नहीं पता होता है, तो आजकल देखें सोशल मीडिया ने हमें कितना आसान कर दिया है कि हमारे पास इतने सारे व्लॉगर्स मौजूद हैं, वो फिर किसी जगह को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं और फिर हमें पता चलता है कि भाई हमें इस पॉइंट पर जाना चाहिए। तो एक्चुअली ये जो व्लॉगर्स या ट्रैवलर जो होते हैं ये आपको नई नई जगहों को एक्सप्लोर करके दिखाते हैं कि भाई यहाँ पर ये है। तो आम लोग तो वहाँ तक रसाई नहीं हो सकती ना, लेकिन जब उनको वहाँ के बारे में पता चलता है, इसी तरह से मार्को पोलो ने भी लंबे लंबे सफ़र करे यूरोप टू एशिया। फिर आपको पता है चाइना की हिस्ट्री, सिल्क रोड के हवाले से, अगर जैसे अब सिल्क रूट भी कहा जाता है, चाइना की हिस्ट्री इसके साथ बहुत दिलचस्प है। फिर ये चाइना में रहे जब तक थे, यानी पिछले साल जो उन्होंने वहाँ पर गुजारे हैं, एक लंबा एरिया था उनका जिस वक्त उन्होंने वहाँ पे ये वक्त गुजारा, ये 1271 टू 1295, इसी के जो 17 साल थे इसी साल के ये चाइना में मौजूद थे। ये एक कैदी भी रहे हैं, एक जंग हुई थी उसके कैदी भी थे, इनको पकड़ लिया गया था एक बैटल जंग के अंदर बिटवीन वेनिस एंड द राइवल। वेनिस के अंदर एक मुखालिफ शहर था जिनोवा, 1298 के अंदर इनको कैदी भी बना दिया गया था, ठीक है ना। तो ये इनके बारे में एक दिलचस्प हक़ाइक़ है। इसके अलावा अगर इनके रिलीजन के बारे में देखा जाए तो ये बुद्धिज़्म से ताल्लुक़ रखते थे, ठीक है ना। मार्को पोलो ने, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ना जंग भी है, इन्होंने एक खोया हुआ शहर भी फाउंड किया जिसे शाम्बला कहते हैं। मार्को पोलो आज तक
लोगों के दरमियान बड़े जाने जाते हैं। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये वेनिस के मर्चेंट्स थे, व्यापारी थे, ठीक है ना। फिर इसके बाद 7,000 साल यानी लेटर के बाद भी इन्होंने जो है वो ट्रैवलिंग की, और ये व्यापारी ये तिजारत करते रहे एक जगह से दूसरी जगह। इन्होंने वो काम किया जो दूसरे ताजिरों ने नहीं, ट्रैवलिंग भी की। तो ये क्या थे, इन्होंने लिखा भी, जो इन्होंने देखा, जो जहाँ जहाँ पे गए, तो बेसिकली देखा जाए तो ये एक राइटर भी थे। सिल्क रोड के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये बहुत पुराना और क़दीम तिजारती सेंटर रहा है, ठीक है ना, जो लिंक करता है वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ मिडिल ईस्ट को। मिडिल ईस्ट क्या है, जैसे आप जहाँ बैठे हुए हैं ना, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट को सेंट्रल एशिया भी कहते हैं, सही। तो उसके साथ ये लिंक कर रहा था। ये रोड जो एक नेटवर्क है यूरेशिया का। यूरेशियन ट्रेड क्या होती है? यूरेशिया क्या है? यूरेशिया इज़ द ग्रुप ऑफ 2 कॉन्टिनेंट्स लाइक एशिया एंड यूरोप, सही, जिसके अंदर तुर्की आता है। तो हमारे पास जो यूरेशिया होता है क्या है, ये 2 कॉन्टिनेंट्स का मिलाप है, एक ग्रुप है जिसके अंदर एशियन कल्चर भी लगता है और यूरोपियन कल्चर भी लगता है। इसकी एग्जांपल हमारे पास है तुर्की। तुर्की यूरेशिया में आता है, सही है ना। यानी इसका हाफ ऑफ द यूरोप, जो हाफ ऑफ द कल्चर बिलोंग्स टू द यूरोप एंड हाफ ऑफ द कल्चर बिलोंग्स टू द एशिया, सही। इसके बाद इसकी लेंथ आपको पता होना चाहिए 4000 माइल है। चाइनीज़ मर्चेंट्स जो है बेसिकली सिल्क को जो एक्सपोर्ट किया करते थे वेस्टर्न बायर्स के लिए, वो यहाँ से करते थे। अगर इसके फाउंडर के बारे में देखा जाए तो ज़ांग क्यान इसके फाउंडर थे, ठीक है ना, या फादर ऑफ द सिल्क रोड थे। तो इस हवाले से ये जितनी भी डिटेल थी जो कि मेरे पास मैंने लिख ली थी अपने पास, तो ये मैंने आपको बता दी कि एक्सप्लोरेशन के इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं दुनिया के ऊपर, लोग एक्सप्लोर क्यों करते हैं। इसका रीज़न भी मैंने आपको बता दिया कि वो नई नई चीज़ों को दरियाफ्त करना चाहते हैं, नई नई चीज़ों को देखना चाहते हैं। वो अपने लिए दुनिया का उस जगह का इंतखाब करना चाहते हैं जो उनकी फ्यूचर की जनरेशन को स्ट्रॉन्ग कर सके और बिल्डअप कर सके, ठीक है ना। इसके बाद एक्सप्लोरेशन के इफ़ेक्ट्स क्या आते हैं अर्ली सोसाइटीज़ के ऊपर। पेज नंबर आपके पास 84 पर गिवन है, तो इसके पॉइंट्स भी आप निकाल लीजिएगा, ये इसी से रिलेटेड है। फिर इसके बाद मार्को पोलो जो एक जर्नी और एक ट्रैवलर भी थे, एक राइटर भी थे, एक मर्चेंट्स भी थे, इनके बारे में हमने आपको बता दिया। इसके बाद बात आती है इसके कॉजेज़ एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द एज ऑफ द एक्सप्लोरेशन, कि हमें ये देखना, ये हम लाइव में डिस्कस करेंगे, जो आप पढ़कर आएंगे और हम आपसे भी पूछेंगे कि जो एज ऑफ एक्सप्लोरेशन था, जो एक ऐसा दौर था, जो पेज नंबर 87 पे गिवन है, इस पेज को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा कि उस वक्त क्या कॉजेज़, क्या रीज़न से, क्या वजूहात थी जिनकी वजह से जो है वो ये एक्सप्लोरेशन हुई। इसके बाद है मेल एक्सप्लोरर है पेज नंबर 89 पे, कोलंबियन एक्सचेंज, इसके बारे में मैं सोच रही हूँ, और इंडस्ट्रियल इफेक्ट, ठीक है ना। इसके बारे में इंशाल्लाह ताला देखिए, या तो मैं लाइव में आपको पॉइंट्स लिखवाऊंगी या मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको इसी तरह से वीडियो प्रोवाइड कर दूं। तो इस तरह से आपका एसएसटी की प्रिपरेशन हो जाएगी एज रिकॉर्डेड टू बिलोंग्स टू योर स्कूल सिलेबस। तो यहाँ पर आपका जो अब आपका सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा है, और ज़ाहिर है उसका भी रिज़ल्ट आपका तैयार होगा जो कि मार्जिन करेगा आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस के ऊपर। तो आपने इसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से काम करना है। आप कर लेंगे तो ज़ाहिर है आपकी तैयारी हो गई। और जो रिस्पेक्टिव पेज नंबर है उनको भी देख लीजिए, उनको रीड करें, ताकि उनके बारे में आपको तमाम तर चीज़ों की नॉलेज पता चल जाए इंशाल्लाह ताला। अब जो नेक्स्ट वीडियो कल, तो इंशाल्लाह मेरा लाइव है आपके साथ, ठीक है ना। कल मेरा आपके साथ लाइव सेशन होगा। तो लाइव के अंदर मैं देखती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि आपको ओवरऑल एसएसटी को ही प्लान कर दूँ, और कंप्यूटर के 2 सब्जेक्ट्स मैं आपके साथ लूँगी। तो कंप्यूटर के अंदर कमांड और फंक्शन कॉपी लेके बैठिएगा, ताकि हम हाथ के हाथ उसको भी डिस्कस कर दें। जो चीज़ आपको नहीं है तो आप मुझे बता दीजिएगा, नोट करवा दीजिएगा, या तो मैं उसी वक्त बता दूँगी या फिर मैं थोड़ा सा टाइम लेके आपको बताऊँगी। बाकी एसएसटी की मेरी कोशिश है कि कल मैं आपको करा दूँ। तो इस तरह इस्लामियात की एसएसटी और कंप्यूटर का प्लान मैंने आपको दे दिया। एक काम हमने आपको दिया था मैथ्स के हवाले से, मैंने आपसे कहा था कि ये जो आपके टीचर ने आपको लेसन्स दिए हैं, ठीक है, जिन चैप्टर्स के, उसमें से आप देख लें, अगर किसी में आपको कोई मसला है तो आप उसे सर्कल करके मुझे दें, क्योंकि ज़ाहिर है दोबारा से उस चीज़ को पूरा देखना तो बहुत मुश्किल होगा। आपके पास वीडियोस मौजूद है, आप प्लेलिस्ट पे जाइए, दोबारा से उन चीज़ों को व्यू करें, अपना रिवीजन करें। बस मुझे नंबर अच्छे चाहिए, डजंट मीन दैट, बस इतनी जहन में रख लें। इसलिए मैं आपको बहुत ऑफ़र कर रही हूँ, मैं बार बार आपसे कह रही हूँ आप देख लें, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही मेरी नोटिस में डाल दें, मैं तैयार हूँ आपको काम कराने को, लेकिन नंबर अच्छे आने चाहिए। नंबर अगर गलत आएंगे ना तो फिर ज़ाहिर टीचर की तरफ से रिएक्शन आएगा। तो बस ये चीज़ आप जो है वो कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।